स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर सिटी सेंटर, नोएडा के सिटी सेंटर से। सबसे पहले सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो बुराड़ी से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। पुलिस के मुताबिक इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन थी और इसमें मजदूरों के परिवार रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और अभी भी लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक इमारत के मलबे से 10 लोग निकाले गए हैं। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है जो राहत और बचाव कार्य में लगी है। पुलिस ने पूरे इलाके में जहां पर इमारत गिरी है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है और लगातार स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इमारत में कुल कितने लोग अभी और फंसे हैं इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो लोग निकाले गए हैं मलबे के अंदर से, उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस इमारत में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसमें अधिकतर मजदूरों के परिवार वहीं पर रहते थे और वहीं पर काम करते थे। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसकी वजह अब तक साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इमारत के मलबे को हटाकर वहां से फंसे लोगों को बाहर निकालना है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से यमुना की सफाई के मुद्दे पर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मामला दिल्ली का नहीं बल्कि हरियाणा का है और चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दखल भी दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के आरोप ने सनसनी फैला दी है। दिल्ली के चुनावों में हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी हरियाणा की बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से पियाऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पलटवार किया। एक कहावत है कि थुक्को और वग। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम नहीं बना इसके पास। आतिशी और भगवंत मान ने यमुना नदी को लेकर चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर मंगलवार 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सीलिंग से जोड़ने वाले पुल की आज से शुरुआत हो गई है, यानी कि मुंबईकरों को अब जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। आज से इस कोस्टल रोड को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये कोस्टल रोड सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये पुल 827 मीटर लंबा है, जिसमें से 699 मीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है। इसे बहुत ही आधुनिक बो आर्क स्ट्रिंग गर्डर डिजाइन से तैयार किया गया है। इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और सफर तेज और आसान होगा।
कि बहुत फायदेमंद रहेगा. It is a very, I mean, the distance will be smaller, and the place how they made the road and everything is very pleasant to drive on. टाइम ट्रैफिक में लगता था 1-1 घंटा, एक सिंगल लगता था ट्रैफिक में, और टाइम 1-1 घंटा में लगता था. इसमें इजी हो गया, नॉर्मल हो गया. यहाँ से मरीन ड्राइव 20-25 मिनट में मरीन ड्राइव. कोस्टल रोड को मुंबई की कनेक्टिविटी में एक मील का पत्थर माना जा रहा है. इसका 94% काम पूरा हो चुका है और फरवरी में प्रभादेवी कनेक्टर खुलने के बाद ये पूरी तरह चालू हो जाएगी. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन साल 2024-25 में हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार जरूर कुछ धीमी हुई है और इसीलिए आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनिर्माण क्षेत्र को लेकर कुछ अहम ऐलान कर सकती हैं. देखिए बुलंदशहर के एक MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से NDTV के सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट. बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक कंपनी की इस फैक्ट्री में मेट्रो स्टेशन पर लगने वाले हाईटेक फेयर कलेक्शन गेट्स और दूसरे हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं. We are manufacturing the AFC gate, which is the automatic fare collection gate, and the TVM, ticket vending machine, which is also cashless and cash type. Currently ये हम अभी कानपुर मेट्रो के लिए बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, and we also given to the we also manufacture for the नागपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, and now we are in process of अब हम दिल्ली मेट्रो के लिए और चेन्नई मेट्रो के लिए भी इसको डेवलप कर रहे हैं. मैन्युफैक्चर यहीं होगी. फैक्ट्री के मालिक संजीव सचदेव को उम्मीद है कि इस साल के बजट में रोजगार के लिए अहम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान होगा. उनके मुताबिक छोटे और लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराना सबसे ज्यादा जरूरी है. छोटे और लघु उद्योगों की शिकायत है कि बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से आसान शर्तों पर उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है. सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से छोटे और लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए नियम और कायदे बनाए हैं, लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थान इन्हें गंभीरता से लागू नहीं कर पा रहे. यही वजह है कि देश में छोटे और लघु उद्योगों का जिस तेजी से विस्तार हो सकता है वो विस्तार नहीं हो पा रहा है. कोलेक्टर फ्री लोन फॉर MSME. अभी क्या है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो निकाली, लेकिन बैंक इतने रिलक्टेंट हैं कि वो अभी भी कोलेट्रल की डिमांड करते हैं, जिससे कि कई MSME इस फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पा रहे. तो ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि उन्होंने कितना परसेंटेज लोन डिस्पर्स किया कोलेट्रल फ्री और कितनी एप्लीकेशन उन्होंने अप्रूव की हैं. इसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है. संजीव सचदेव गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं. उनका कहना है कि वित्त मंत्री को कॉर्पोरेट टैक्स दर भी कम करने पर विचार करना चाहिए. अगर कॉर्पोरेट टैक्स जो भी 25% है, अगर 15 से 20% हो जाए तो जो MSME को जो सपोर्ट मिलेगी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, R&D करने में, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस के साधन बहुत ही सीमित है. देखना होगा कि वित्त मंत्री के इस साल के बजट में विनिर्माण क्षेत्र की कितनी मांगे पूरी होती हैं. बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया. हाल ही में पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ. इस ऐलान के बाद गायक सोनू निगम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या है ये सवाल और आखिर क्यों सोनू निगम ने ये सवाल खड़े किए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में. किसी का नाम लिए बिना सोनू निगम सवाल उठा रहे हैं. अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायक अब तक इस सम्मान से अछूते रहे हैं. दो ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है वो हैं, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी. पोस्टमसली अवार्ड मिल रहे हैं ना. और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी, इतना लंबा और कमाल का करियर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक. श्रेया घोषाल, बहुत समय से वो भी अपनी कला का लोहा मनवा रही है, उनको भी मिलना चाहिए.
सुनिधि चौहान, उन्होंने भी एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया अपनी अलग सी आवाज से। उन्हें भी कुछ नहीं मिला अभी तक। ये पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड कलाकार ने पुरस्कारों को लेकर सवाल उठाए हों। शत्रुघ्न सिन्हा ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर इसी तरह की नाराजगी जाहिर की थी। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया।